तो यहाँ पर हम फ्री रेडिकल के बारे में देखेंगे, फ्री रेडिकल कहते किसे हैं, है ना। तो थोड़ा सा टॉपिक है, जस्ट वैसे ही थोड़ा सा ब्रीफली जाएंगे इसमें। फ्री रेडिकल ऐसी स्पीसीज होती है जिनके पास ओड नंबर ऑफ या ऐसी स्पीसीज होती है जिनके पास कैसे होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पेयर्ड का मतलब होता है अधिकतर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर में रहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक तो अनपेयर्ड बचेगा ही। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सारे के एक अप एक डाउन हो जाएगा, तो पेयरिंग में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट इनका जनरेशन किस तरह से होता है, फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो हम इनका फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलिटिक फ्यूजन से। कैसे होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन से, मतलब जब बॉन्ड का फ्यूजन जो है होमोलिटिकली होता है। जैसे होमोलिटिकली का मतलब है ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाए और एक इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाए। फ्री रेडिकली दिखा रहे हैं, इसका जो एरो है वन हेडेड है, एक साइड को लगा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिटिक फ्यूजन से होता है। हमने देखा हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, जब बॉन्ड गया होगा एक ही साइड को ब्रेक होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो इस तरह से डबल हेडेड एरो दिखाते हैं। यहाँ पर फ्री रेडिकल के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, हाफ हेडेड एरो दिखा रहे हैं। तो उससे हमारा कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का जनरेशन हुआ था हेट्रोलिटिकली, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाना, उसे बोल रहे हैं हम हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर हम बात करें फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की, तो जो बॉन्ड बना हुआ है वो किधर को ब्रेक हो रहा है, आधा इधर को आधा इधर को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, अपने होमो कह सकते हो आप, इस तरह से कह सकते हैं कि अपने अपने घर चले जा रहे हैं, और ये एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये जो बना इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। रेडिकल एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड होगा तो होता किस तरह, अगर हम इसके ऊपर क्या करें, लाइट डालें या फिर इसको हीट करें, है ना, हीट करेंगे या फिर फोटोन डालें, उसको HNO लिख रहे हैं फोटोन के लिए, उस या तो लाइट डालनी होगी या फिर उसको हीट करना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस तरह से इसका फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। जैसे कि ईथर, जैसे कि हम मान सकते हैं पेरोक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन बहुत इजीली ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फ्री रेडिकली, लाइट के द्वारा या फिर हीटिंग के द्वारा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। फिर इसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कि कितने तरह के फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम कहेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर कहेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी का हम कहेंगे जो फ्री रेडिकल जो है, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल केवल एक कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी जो बॉन्ड्स है इसके हाइड्रोजन से। तो इस तरह का जो फ्री रेडिकल है क्या कहलाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। हम बात करें सेकेंडरी की, फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल कब होगा, जो कार्बन से ये दो बॉन्ड, ये CH3 और एक दो बॉन्ड होंगे, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो फर्दर कनेक्ट है दो कार्बन से। तो इस तरह के फ्री रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ऐसी टर्सरी फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे, टर्सरी फ्री रेडिकल बोलेंगे जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है अगर वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे बोलेंगे हम टर्सरी फ्री रेडिकल। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मेशन किस तरह से होता है, होमोलिटिक फ्यूजन से होता है, कि जो बॉन्ड है होमोलिटिकली फ्यूजन हो, उसका एक इलेक्ट्रॉन होता कैसे, हीटिंग में या फिर HNO में। क्लासिफिकेशन की ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्सरी फ्री रेडिकल। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी स्टेबिलिटी की।
कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है या टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, पहले शेप की बात कर लेते हैं। शेप जो है इसकी हमने कार्बोकैटायन की देखी थी, तो कार्बोकैटायन कैसा था? प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर था। कार्बोएनायन देखा था तो क्या था? पिरामिडल था। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का कुछ फिक्स नहीं है, कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर्स भी हैं, कुछ फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर, कैटायन जैसी। कैटायन से कंपैरिजन करेंगे तो कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री रेडिकल में कितने हैं? 7 है। होने कितने चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रॉन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं कार्बोकैटायन के जैसा है, क्योंकि ये भी डेफिशिएंट है। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके पास 8 होने के लिए 2 की कमी रहती है, इसके पास कितने? 1 की कमी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम शेप की बात करें तो शेप, अगर मिथाइल फ्री रेडिकल की बात की जाए तो इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर जैसे कि कैटायन की होती है। और जो एक फ्री रेडिकल है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्योर पी ऑर्बिटल में रह रहा है। प्योर पी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये कार्बन, जो सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी? sp2 रही होगी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तभी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फ्री रेडिकल की शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर है। जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स जुड़े होते हैं, जैसे कि CF3, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स यहाँ पर अटैच रहते हैं तो इसकी शेप कैसी हो रही है? पिरामिडल। तो इसका मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। असल में इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर फ्री रेडिकल में इनकी स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये प्रीफर करता है पिरामिडल शेप को। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है? पिरामिडल होती है। ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन में अगर फ्री रेडिकल है, साइक्लोप्रोपेन फ्री रेडिकल, तो इसकी शेप भी क्या है? यहाँ पर पिरामिडल शेप है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर शेप दोनों तरह की है। कुछ मॉलिक्यूल कैसे हैं? प्लेनर हैं, कुछ मॉलिक्यूल कैसे हैं? पिरामिडल शेप के हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है एंगल पर। अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये मस्ट हो जाता है कि sp2 है। अगर क्या है यहाँ पर पिरामिडल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है हमारी sp3 हो जाती है। तो कुछ कंपाउंडों में sp2 रहेगी, कुछ में ये sp3 रहेगी। इसके बाद आती है स्टेबिलिटी, कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन में कौन सा मोर स्टेबल है और कैसे एक्सप्लेन करें। तो इनमें जो है अगर कार्बोकैटायन के बेसिस पे देखें हम तो उसी तरह इसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकैटायन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी डेफिशिएंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ये भी। तो कार्बोकैटायन के बेस पे हम कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी जो है टर्सरी कार्बोकैटायन क्या, टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। टर्सरी फ्री रेडिकल किससे मोर स्टेबल है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल से। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया जब इसमें 2 कार्बन लगे हैं, और सेकेंडरी मोर स्टेबल है प्राइमरी से। प्राइमरी कब बोलेंगे? जब 1 कार्बन लगा हुआ है जिसपे फ्री रेडिकल है, और प्राइमरी मोर स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल से। इनका रीज़न क्या है? तो इनका रीज़न बोलेंगे कि ये मोर स्टेबल क्यों है? इसका ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या रीज़न है? ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं उतने मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट वाला, मतलब यहाँ पर कार्बन जिसमें फ्री रेडिकल है उससे नेक्स्ट। तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, तो कुल मिलाकर के 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। इसमें कितनी है?
इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें एक भी नहीं है। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर क्या है, ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये जो CH3 है इसका H जो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इसके p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल आएंगे उसके साथ क्या दिखाते हैं, इंटरेक्शन दिखाते हैं। तो इस तरह के इंटरेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होंगे और स्टेबलाइज इंटरेक्शन रहता है, यहाँ पर 9 इस तरह के इंटरेक्शन बनेंगे। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए और इसमें एक भी नहीं रहा। तो इसका मेन रीज़न हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग से बनाना हम सीखेंगे। तो मेन रीज़न कि टर्सरी मोर स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। और इसका बेसिक मेन रीज़न दे रहे हैं हम, ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 7 की क्या हो जाएंगे, अब कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। थोड़ी सी हेल्प इसने कर दी डेफिशिएंसी में, ये तीनों क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेट करता रहता है, बार बार ये p ऑर्बिटल के सामने, इस बार ये H है, नेक्स्ट ये H इसके सामने आ जाएगा और उससे अगला ये वाला H उसके सामने आएगा और इस तरह से इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये जो है टर्सरी मोर स्टेबल रहता है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएंगे। तो जैसे कार्बोकैटायन में फुल एरो दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाफ हेडेड एरो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये H फ्री रेडिकल हो गया। दूसरे कौन से फैक्टर हैं, एक तो यहाँ पर आ गया कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्री रेडिकल को मोर स्टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन से थोड़ा डिफरेंट है। फ्री रेडिकल में चाहे तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबल बना रहे हैं ड्यू टू कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और ड्यू टू रेजोनेंस। तो मैं यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कह रहा हूँ कि जो अगर इसके एडजेसेंट में चाहे तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे हैं, कैसे लगे, विड्राइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी इसको क्या बना रहे हैं, मोर स्टेबल बना रहे हैं, मेक इट मोर स्टेबल। जैसे कि यहाँ पर ये CH2 है, अगर इसके पास कोई कार्बोनिल इस तरह का कार्बोनिल लगा है तो ये जो है मोर स्टेबल होगा किससे, इस फ्री रेडिकल से, एल्काइल फ्री रेडिकल से ये मोर स्टेबल होगा। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक फ्री रेडिकल इधर आया, एक फ्री रेडिकल इधर आया, ये ऑक्सीजन पे हो गया, तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं ड्यू टू रेजोनेंस ये मोर स्टेबल होगा। ऐसे ही तो कहने का मतलब अगर इसके पास में अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे तो वो भी फ्री रेडिकल को क्या कर रहे हैं, मोर स्टेबल बना रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये डिफरेंट हो गया कार्बोकैटायन से, है ना। कार्बोकैटायन को खाली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग अनस्टेबल करते हैं कार्बोकैटायन को, लेकिन फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबल बना रहे हैं ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी जैसे कि CH3, यहाँ पर OCH3 की अगर हम बात करें तो इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे n p ऑर्बिटल है जैसा कि देखा है इसके स्ट्रक्चर में हमने। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स भी एडजेसेंट में लगे हैं तो भी फ्री रेडिकल को स्टेबल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो भी कैटायन को वो भी फ्री रेडिकल को मोर स्टेबल कर रहे हैं ना। तो ये CH2 रहेगा अगर यहाँ फ्री रेडिकल है, CH2 डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही। और रेजोनेटिंग फैक्टर का कोई रेजोनेंस मान लिया है, मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो ही जाती है, ऊपर लिखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी क्या करते हैं, इसको मोर स्टेबल बनाते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
जो है अगर रेजोनेंस है, जैसे कि एलाइल हो गया या बेंजाइलिक हो गया, तो वो फ्री रेडिकली मोर स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उनमें बनेगी। देखते हैं जैसे एलाइल फ्री रेडिकल, तो ये एलाइल फ्री रेडिकल अगर इसका कंपैरिजन करूंगा मैं इथाइल फ्री रेडिकल से, तो मोर स्टेबल होगा रेजिंग ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ये रीज़न क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस में फ्री रेडिकल हो रहा है, तो मोर स्टेबल होगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर बेंजाइलिक है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, तो ये भी क्या होगा? इथाइल से ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इस तरह से ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ के लिखे इनकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनेगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर जैसे कि ये टर्सरी है, इसको जो अगर इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारा जो फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, ये CH3 है, तो टर्सरी बनेगा कार्बन पर, यहाँ पे H फ्री रेडिकल निकलेगा, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल निकलेगा। तो ये जो बनेगा ये टर्सरी फ्री रेडिकल होगा। तो इसकी इतनी एनर्जी है, इसको इस CH को तोड़ना ईजी है, 397। जबकि सेकेंडरी वाले को देखें तो कितना डिसोसिएशन करना पड़ा है, इसको 410 किलोजूल मोल एनर्जी देनी पड़ेगी CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हमें डिसोसिएशन एनर्जी किसी बॉन्ड की बता देती है कि उससे बनने वाला फ्री रेडिकल कितना स्टेबल होगा। तो यहाँ पर विनाइल डबल बॉन्ड पर इस पर जो डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल बनेगा वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 431। जबकि यहाँ पर जो है अगर इनका कंपैरिजन हम करें, इससे कंपैरिजन करें, है ना, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। जबकि यहाँ पर जब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होगा नहीं जब इस पर आएगा फ्री रेडिकल यहाँ पर, तो ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन कैटायन से कंपैरिजन कर सकते हो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर आ गया, कार्बोकैटायन की तरह डेफिशिएंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा चाहत होगी, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर ऐसी डबल बॉन्ड पर क्रिएट करना भी डिफ़िकल्ट है, डिसोसिएट करना, इस H को डिसोसिएट करना, इसको डिसोसिएट करेंगे तो फिर रेडिकल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, हाइब्रिड sp2 हो गया, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इनकी डिसोसिएशन एनर्जी इसलिए क्या है, हायर है ना। ऐसे फिनाइल ग्रुप पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी sp2 आएगा, तो वहाँ पर भी क्या है, डिफ़िकल्ट है, उसको जनरेट करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर है। जैसे कि एलाइल, अगर एलाइल करेंगे तो उसको इजी रहेगा उसको डिसोसिएट करना। ठीक है बच्चों, दूसरा यहाँ पर ये है कि इनको जो ब्रिज हेड पर जनरेट किया जा सकता है, जबकि कार्बोकैटायन इनको, जबकि इसकी स्ट्रक्चर भी क्या है, प्लेनर है। अगर एल्काइल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, जबकि इनको क्या किया जा सकता है, ब्रिज हेड पर जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि पिरामिडल भी रह सकते हैं ना। ब्रिज हेड कह रहा हूँ तो बच्चों इस तरह का मॉलिक्यूल ना, ट्राईसाइक्लिक मॉलिक्यूल इस तरह के, तो ये जहाँ पर ये रिंग ज्वाइंट करती हैं इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेनिटी आ नहीं सकती तो हम कहते हैं कि कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो सकता, जबकि हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल की प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन फ्री रेडिकल जनरेट किया जा सकता है ब्रिज हेड पर, कार्बोकैटायन जनरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ प्लेनिटी नहीं आ सकती, क्योंकि कार्बोकैटायन की तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ब्रिज हेड पर क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर इस तरह से हो गई इसकी यहाँ पर, तो कार्बोकैटायन तो जनरेट नहीं होता, लेकिन फ्री रेडिकल को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिज हेड पर
फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तीसरा स्टेबिलिटी का बच्चों यहाँ पर फैक्टर क्या है, स्टेरिक फैक्टर भी है, स्टेरिक फैक्टर भी है, स्टेरिक फैक्टर। जैसे कि यहाँ पर ये कंपाउंड बनाऊँ मैं, तो जहाँ स्टेरिक हो जाता तो ये किसी से कंबाइन नहीं कर सकता। ये मॉलिक्यूल हो गया CH3CH3 यहाँ लगा दिए, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि ये फर्दर किसी से कंबाइन करेगा नहीं। तो अगर इसके चारों तरफ स्टेरिक है, रिएक्ट करेगा तो कोई ना कुछ आकर के स्पीसीज जुड़े, लेकिन ये क्या करेंगे, स्टेरिक करेंगे, मतलब हिंडर्ड करेंगे ये मिथाइल्स ग्रुप। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ऐसे ही कहीं और पर भी अगर ये क्या हो गया, फिर रेडिकल स्टेरिक हो गया कि दूसरी स्पीसीज वहाँ पर नहीं पहुँच सकती। जैसे CH2 फ्री रेडिकल कर लूँ, यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा दें हम, टर्सीब्यूटाइल ग्रुप, तो ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, दूसरे बेंजाइल के कंपैरिजन में इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी स्पीसीज इससे रिएक्ट डाइमराइज होने का या कुछ और, है ना, रिएक्ट करने के लिए स्पीसीज आनी चाहिए, वो आ नहीं पाएगी। तो स्टेरिक फैक्टर भी क्या करता है, फ्री रेडिकल को मोर स्टेबल बनाता है। बच्चों फ्री रेडिकल में इतना ही, थैंक यू।